हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपने लास्ट के लेक्चर में हम टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टॉपिक के अंदर वेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम उन्हीं में से एक वेक्टर के बारे में और पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमें दो वेक्टर्स के बारे में नॉलेज गेन करनी है, तो आज हम अपना पहले वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है वेक्टर PBR322। पहला वेक्टर कौन सा है? वेक्टर PBR322। वेक्टर PBR322 किससे आइसोलेट किया गया है, किससे ऑब्टेन किया जाता है? तो इसे ऑब्टेन किया जाता है ई कोलाई से। हम इसे किससे ऑब्टेन करेंगे? ई कोलाई से। अब हमारा पहला पॉइंट देखिए। हमारा फर्स्ट पॉइंट है ई कोलाई वेक्टर PBR322 सेव मेनी रेस्ट्रिक्शन साइट्स। मतलब कि PBR322 के पास बहुत सारी ही रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं। हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ही ये डिस्कस कर चुके हैं रेस्ट्रिक्शन साइट्स क्या होती हैं। रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट्स वो पैलाड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं जहाँ पे आरई अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और यहीं से आरई वेक्टर को कट करके अलग करेगा और इन्हीं साइट्स पर हम एलियन डीएनए को या अपने डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को इंसर्ट कराते हैं। यहीं पर हम उसे लाइगेट करते हैं। अब देखिए, इससे पहले कि हम इसकी थ्योरी कवर करें हमें ये फिगर से समझ लेना चाहिए। चलिए अपने फिगर पे आते हैं। देखिए, ये हमारा वेक्टर PBR322 का फिगर है। अब देखिए, इसके पास बहुत सारी ही रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। अब रेस्ट्रिक्शन साइट्स कौन कौन सी हैं? जैसे आपकी हिंद थर्ड हो गई, बाम H1 हो गया, साल फर्स्ट हो गया, PVU सेकेंड हो गया, PST फर्स्ट हो गया, PVU फर्स्ट हो गया, ई कोर फर्स्ट। तो ये सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। मतलब कि PBR के अंदर ढेर सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स अवेलेबल हैं। इनमें से किसी भी रेस्ट्रिक्शन साइट पर हम अपने डिज़ायर्ड डीएनए को या एलियन डीएनए को लाइगेट करा सकते हैं। अब देखिए, इसमें से आपको दिख रहा होगा कि बाम H1 साइट के पास टेट्रासाइक्लिन, ये TETR का मतलब टेट्रासाइक्लिन और AMPR का मतलब एम्पीसिलिन। मतलब कि यहाँ बाम H1 साइट पर ऐसे जीन्स की कोडिंग की गई है जिन जीन्स की वजह से इस वेक्टर को रेजिस्टेंस मिल जाता है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के लिए। यानी कि अगर हम इस वेक्टर को टेट्रासाइक्लिन में डाल दें, टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक होती है, उसके अंदर डाल दें, तब भी इस वेक्टर को कोई हार्म नहीं होगा, ये आराम से ग्रो कर जाएगा। इसी तरह यहाँ पर एम्पीसिलिन है। अगर हम इसे एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम में भी डाल दें तो इसे कोई हार्म नहीं होगा, ये ग्रो कर जाएगा। ये हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है। यानी कि टेट आपको क्या शो कर रहा है? टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस का जीन। और AMP आपको क्या शो कर रहा है? एम्पीसिलिन से रेजिस्टेंस का जीन। अब देखिए, यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि ओरी। ओरी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ओरी का फुल फॉर्म होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस। ये क्या होती हैं? ये वो साइट्स होती हैं जहाँ से रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग होती है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे ROP लिखा हुआ है, रोप। रोप क्या चीज़ थी? रोप हमारा प्रोटीन फॉर्मेशन करता है जिन प्रोटीन्स की वजह से रेप्लिकेशन होती है। यानी रोप मेनली फॉर्मेशन करता है किसका? प्रोटीन्स का। और इन्हीं प्रोटीन से कोई भी रेप्लिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। वेक्टर अपना रेप्लिकेशन अपने आप को डबल करेगा किसकी हेल्प से? रोप की हेल्प से। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारा PBR322 वेक्टर है जिसके पास हिंद थर्ड, बाम H1, साल फर्स्ट, ई कोर फर्स्ट एक्सेट्रा करके बहुत सारी ही रेस्ट्रिक्शन साइट्स या रिकॉग्निशन साइट्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे हमने देखा कि बाम H1 साइट पर इसके पास टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस के जीन कोड किए हुए हैं और ऐसे ही PVU फर्स्ट या PST फर्स्ट के पास भी एम्पीसिलिन से रेजिस्टेंस के लिए जीन इनकोड किए हुए हैं। अगर ऐसी सेल को जिसके अंदर ये वेक्टर है उसे हमने डाल दिया किसी ऐसे मीडियम में जिसके पास टेट्रासाइक्लिन है, जिसमें एम्पीसिलिन है, तब भी ऐसी सेल को कोई हार्म नहीं होगा, वो आसानी से ग्रो कर जाएगी। अब देखिए, हमने यहाँ क्या किया। अब हमारे पास ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं कि हम इसमें से कहीं भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हम कहाँ जोड़ते हैं? इन दोनों रेजिस्टेंस जीन के में से किसी एक में ही हम अपने एलियन डीएनए को लाइगेट कराते हैं। टेट्रासाइक्लिन से जो रेजिस्टेंस का जीन है वहाँ पर, या एम्पीसिलिन से जो रेजिस्टेंस का जीन है, हम उसी जगह पर अपने एलियन डीएनए को लाइगेट कराते हैं। यही हमारा सेकंड पॉइंट था। देखिए, बट वी कैन लाइगेट एलियन डीएनए एट अ रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। इन दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, कौन से दो एंटीबायोटिक हैं हमारे? फर्स्ट है हमारा टेट्रासाइक्लिन और सेकंड है हमारा एम्पीसिलिन। इन्हीं दोनों से रेजिस्टेंस के जो एंटीबायोटिक जीन हैं
उन्हीं की जगह पर हम अपने एलियन डीएनए को लाइगेट कराते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है, पहले हम उसे फिगर से समझ लेते हैं, फिर यहाँ से एक बार देख लेंगे। मान लीजिए कि हमने अपना एलियन डीएनए BAM-H1 साइट पर ही लाइगेट करा दिया। अब BAM-H1 साइट पर हमने लाइगेट कराया, इसका मतलब ये हुआ कि जो टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस का जीन था, यानी ये पोर्शन आउट हो जाएगा, मतलब ये पोर्शन बाहर चला जाएगा, इसकी जगह एक नया एलियन डीएनए आ जाएगा, यानी इसकी जगह कौन ले लेगा, हमारा डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। अब ऐसे वेक्टर में जहाँ पर हमने BAM-H1 साइट पर अपने डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को लाइगेट करा दिया है, उसे जोड़ दिया है, अब ऐसे वेक्टर के पास टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस के जो जीन थे वो खत्म हो गए। अब जब जीन ही चले गए तो अब ना वो जीन प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं और ना ही वो प्रोटीन अब इस वेक्टर को टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। इसका मतलब जब हमने BAM-H1 साइट पर अपने डिज़ायर्ड डीएनए को लाइगेट किया तो हमारे पास से टेट्रासाइक्लिन्स का जो रेजिस्टेंस की पावर थी इस वेक्टर के पास, अब वो चली गई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हमने इसे लाइगेट तो कर दिया, लेकिन अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि लाइगेशन की प्रोसेस सही हुई है कि नहीं हुई है, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस सही हुई है कि नहीं हुई है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको उठा करके, इस वेक्टर को हम उठा करके होस्ट के अंदर इंसर्ट कर देंगे। अब होस्ट के अंदर इंसर्ट करने के बाद हम इसे अगर अगर के एक न्यूट्रिटिव मीडियम में, जिसमें हम क्या डाल देंगे, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डाल देंगे। हम कौन सी एंटीबायोटिक डाल देंगे, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डाल देंगे। अब जब हम उसमें एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डाल देंगे तब हम उसमें अपने जिस सेल के अंदर अब हमने इस वेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया है, अब हम उस सेल को उस मीडियम में डालेंगे जिसमें पहले से एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक हमने डाल रखा है। तो हम क्या देखते हैं, तब हम देखते हैं कि जो हमारी सेल है उसे कोई हार्म नहीं होता, वो ईजिली ग्रो कर जाती है। देखिए इसे पहले पॉइंट्स में देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए, हमने लाइगेशन किया है फॉरेन डीएनए का, कहाँ पर, एट BAM-H1 साइट। कहाँ पे किया है, BAM-H1 साइट में, ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। किस जीन पे किया है, जो हमारा टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस का जीन है, वहाँ पर हमने अपने डीएनए को लाइगेट कर दिया। देन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, अब जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हमारे पास बचा उसने लॉस कर दिया, विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। किसके लिए रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस की पावर जो उसके पास थी वो उसने लॉस कर दिया ड्यू टू इंजर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए के इंजर्शन की वजह से उसने अपना रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन के लिए जो रेजिस्टेंस था उसे लॉस कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट कौन था, अब हम इसे सेलेक्ट आउट कैसे करते हैं कि नॉन रिकॉम्बिनेंट है कि रिकॉम्बिनेंट है। इट कैन बी सेलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। हम पहले ट्रांसफॉर्मेंट को किस पे रख रहे थे, एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में। तो हमने क्या देखा, रिजल्ट क्या मिला हमें, ट्रांसफॉर्मेंट विल ग्रो। जो हमारा ट्रांसफॉर्मेंट था वो ग्रो कर रहा है, उसे कोई हार्म नहीं हुआ है। भाई हमने यहाँ पर अपने डीएनए को लाइगेट कर दिया, उसके बाद हमने इस वेक्टर को होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया और फिर उस होस्ट को हमने ऐसे न्यूट्रिटिव मीडियम में डाला जिसमें हमने एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डाली थी। तो हमने देखा कि जो होस्ट सेल थी वो आसानी से ग्रो कर रही है। यहाँ पर होस्ट सेल ही क्या है, हमारा ट्रांसफॉर्मेंट है, वो आसानी से ग्रो कर जा रही है। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से हमने फिर उसने सेल को निकाल लिया, उस मीडियम में से हमें अपनी सेल बाहर निकाल ली। अब उस मीडियम में से सेल को बाहर निकालने के बाद अब हमने उसी होस्ट सेल को अगले मीडियम में डाला जिसमें हमने टेट्रासाइक्लिन का मिक्सचर डाला हुआ है या टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक उसमें हमने उस मीडियम में हमने डाल रखा है। तब हम क्या देखते हैं कि अब की बार जो हमारा ट्रांसफॉर्मेंट होगा, मतलब ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब ऐसा वेक्टर जिसके ऐसी सेल जिसमें ऐसा वेक्टर प्रेजेंट है जिसमें से टेट्रासाइक्लिन से का रेजिस्टेंस का जीन हट चुका है, वहाँ पर एक नया एलियन डीएनए लाइगेट कर चुका है, तो वहाँ से टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस जीन जा चुका है। तो ऐसे मीडियम में जहाँ पर टेट्रासाइक्लिन होगा वहाँ पर हमारा जो ट्रांसफॉर्मेंट या रिकॉम्बिनेंट होगा वो ग्रो नहीं कर पाएगा, लेकिन जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा वो आसानी से ग्रो कर जाएगा। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या हुआ कि हमने जोड़ा तो था लेकिन ढंग से लाइगेशन की प्रोसेस नहीं हुई, यानी टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस का जीन नहीं गया, तो वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट था।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है देन ट्रांसफर्ड ऑन अ मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। अब हमने उसे ऐसे मीडियम में डाल दिया जिसके पास टेट्रासाइक्लिन था। द ट्रांसफॉर्मेंट विल नॉट ग्रो, ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो नहीं कर पाएगा, यानी ट्रांसफॉर्मेंट की डेड हो जाएगी, सेल डेड हो जाएगी। बट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट विल ग्रो, लेकिन जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा वो दोनों मीडियम में, चाहे वो एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम था या टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम था, वो दोनों ही मीडियम में बहुत ही ईजिली ग्रो कर जाएगा। यही हमारा क्या था, PBr322। अब देखिए इसमें से जो एक रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस का जीन था, उसने हमें ये बताने में मदद की कि कौन सी सेल ट्रांसफॉर्मेंट हो चुकी है और कौन सी सेल ट्रांसफॉर्मेंट नहीं हुई है। यानी एक जो रेजिस्टेंस का जीन था वो हमें हेल्प करता है ये बताने में कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। वेयर इज द अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, जहाँ पर जो दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन है वो इनएक्टिवेट हो रहा है, वो इनएक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पे इसका मतलब किसकी तरफ बात कर रहा है, ये टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस की जीन की बात कर रहा है। किसके लिए बात की जा रही है, टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस की जीन की बात की जा रही है। वो इनएक्टिवेट हो गया, क्यों इनएक्टिवेट हो गया, ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए, क्योंकि यहाँ पर एक एलियन डीएनए इंसर्ट हो चुका है, एक हमने एलियन डीएनए लाइगेट करा दिया है। तो इस तरह इसने हमें किस चीज़ में मदद की, इसने हमें ये बताने में मदद की कि रिकॉम्बिनेंट हो गया है, रिकॉम्बिनेंस की प्रोसेस जो थी वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, हमारे पास ट्रांसफॉर्मेंट आ चुका है। इस तरह एक रेजिस्टेंस जीन जो था उसने हमें नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट बता रहा है, और दूसरा रेजिस्टेंस जीन हमें ये बता रहा है कि रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस हुई है या नहीं हुई है। देखिए हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक तो एडवांटेज दूसरा डिसएडवांटेज। PBr322 से हमें बायोटेक्नोलॉजी में बहुत हेल्प भी मिली, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, जो सिलेक्शन की प्रोसेस है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जो सिलेक्शन की प्रोसेस है कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। उसमें हमें एक बार उसे पहले उठा करके एम्पीसिलिन के मीडियम में डालना पड़ रहा है सेल को, फिर हमें उसे निकाल करके टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में डालना पड़ रहा है। इस तरह से ये देखा जा रहा है कि इन दोनों साइमल्टेनियसली प्लेटिंग की वजह से ये जो प्रोसेस है वो काफ़ी भारी भरकम हो गई है, बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो गई है। और प्लस जो हमारा ट्रांसफॉर्मेंट सेल था, यानी रिकॉम्बिनेंट या ट्रांसफॉर्मेंट सेल थी, उसे जब हमने टेट्रासाइक्लिन में डाल दिया तो हम देखेंगे कि उसकी डेथ भी हो जा रही है। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हमें निगेटिव फीडबैक मिल रहा है। ये डिसएडवांटेज है किसका, PBr322 का। तो यही बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट इज कम्बरसम प्रोसेस। कम्बरसम मीन्स भारी भरकम या डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, बिकॉज ऑफ साइमल्टेनियसली प्लेटिंग, बिकॉज ऑफ साइमल्टेनियसली प्लेटिंग, क्योंकि यहाँ पर हमें लगातार साइमल्टेनियसली एक साथ प्लेटिंग करनी पड़ रही है। एक बार हमें ट्रांसफॉर्मेंट सेल को एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम में, तो एक बार उसे टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में डालना पड़ रहा है, जो काफ़ी भारी भरकम और कम्बरसम प्रोसेस है। यही हमारा डिसएडवांटेज है PBr322 का। तो इतना ही था हमारे PBr322 में। अगला NCERT के अकॉर्डिंग हमें एक और वेक्टर पढ़ना पड़ेगा, हालांकि NCERT में उसका नाम नहीं दिया हुआ है, हम आपको नाम बता देते हैं। वो PUC 18/19 या 18 हो सकता है या 19 हो सकता है, वो अगला हमारा वेक्टर है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।